कल बताए थे कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में जाती है तो क्या होता है। जब प्रकाश विरल से सघन में जब जाती है, जब प्रकाश विरल से कहाँ जाती है, सघन में, ठीक है, तो वह अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है ना, यानी कि अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव से, कैसे पता है, ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछा जाएगा पता है। देखो ये एक कांच का सिल्ली है, ये कांच का क्या है, सिल्ली। कांच का जो सिल्ली है, अब बाहर क्या है, वायु, बाहर क्या है बाबू, वायु है। ये विरल हो गया बाहर, और ये कांच है, ये क्या है, कांच है ये। और बाहर क्या है, बाहर का तो कांच है तो सघन माध्यम ना हुआ, कौन सा माध्यम हुआ, सघन माध्यम, ठीक है। अब बाहर जो हवा है, हवा क्या है, विरल माध्यम है। विरल किसको कहते हैं, जो कमजोर होता है। सघन किसको कहते हैं, जो मजबूत होता है, ठीक है। अब हवा में और कांच में मजबूत कौन होगा, हवा और कांच में मजबूत कौन होगा, कांच होगा, ठीक है। हवा में और कांच में अगर हम तुलना करें तो मजबूत कौन होगा, कांच, ठीक है। अब देखो यहाँ, अब विरल माध्यम, सघन माध्यम, विरल माध्यम, क्या, विरल माध्यम, सघन माध्यम, ठीक है। अब विरल से, विरल क्या होता है, कमजोर है, और सघन मजबूत है। तो अब देखो यहाँ, जब विरल से प्रकाश जब आती है सघन माध्यम में, हम कल बताए थे कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश आती है, और यहाँ पर एक जो है हम अभिलंब अगर लगाते हैं, यहाँ पर खड़ा करते हैं अभिलंब को, तो ये प्रकाश जिस डायरेक्शन, अभी देखो ये विरल में है, अभी कांच में प्रवेश नहीं किया, अभी विरल माध्यम में, और जैसे ही ये प्रवेश करेगा तो इसका डायरेक्शन जिस हिसाब से यहाँ प्रकाश का लाइन है, प्रकाश का किरण जिस हिसाब से है, इसका मतलब है कि ये किरण इस तरफ आता है, इसे ऐसे ही ना जाता बाबू। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वास्तविकता कुछ और ही है। ये सीधी रेखा में न जा करके ये यहाँ से क्या होता है, झुक जाता है, झुकता है ना। इसको कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण, ठीक है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आपतन कोण ना बनता है, और परावर्तित किरण, ठीक है, और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को किससे डिनोट करते हैं, आर से, और आपतन कोण को आई से करते हैं ना। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। यहाँ से अब पता है कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। सो अब ये किरण जो आया यहाँ से, ये वाला किरण यहाँ आया, यहाँ पे आ गया ना, तो ये जब विरल से सघन में गया तो अभिलंब की तरफ झुका। अब यहाँ पर एक, अब ये अंदर में जो प्रकाश है तो ये सघन माध्यम में है, कौन सा माध्यम में है, अब सघन से प्रकाश कहाँ जाएगा, विरल में। सघन से प्रकाश कहाँ जाएगा, यहाँ पर एक अभिलंब खड़ा कर देते हैं। तो प्रकाश को ऐसे आना चाहिए, इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में तो इसी में आना चाहिए, लेकिन प्रकाश यहाँ क्या करेगा, दिशा परिवर्तन कर लेगा, क्योंकि जैसे ही सघन से विरल में जाएगा ना तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा, ठीक है, अभिलंब से दूर हट जाएगा। देखो तो ये परावर्तन कोण है। अब यहाँ देखो, जब सघन माध्यम से विरल में जब प्रकाश जाता है तो सघन से जब विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाता है प्रकाश। अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। तो प्रश्न यहाँ पर होगा कि जब विरल माध्यम से सघन में प्रकाश आता है तो प्रकाश किस तरफ मुड़ता है, प्रकाश का परावर्तन किस ओर होता है, या मुड़ाव किस तरफ मुड़ जाता है, तो कहेंगे अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। और जब सघन माध्यम से विरल में जाता है प्रकाश तब तो अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। तो ये हो गया आपतन कोण, और इसका ये हो गया परावर्तन, हो गया ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा 2 गो, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव 2 प्रश्न बनेगा यहाँ से। अब सीख लो। वैसे तो तुम लोगों से कोई उम्मीद है नहीं, काहे कि कल वाला जवाब कुछ ही विद्यार्थी दिया है, और विद्यार्थी इसलिए कहता है बैच में इतना बच्चा है लेकिन उसमें से कुछ ही अच्छा डिवीज़न से पास कर पाता है। वही बच्चा अच्छा डिवीज़न से पास करता है जो अभी से ध्यान दे के टॉपिक वाइजे पढ़ लेता है। अभी बताया ना, अभी हाल फिलहाल में लड़की आई, बोली कि MBD से नहीं टकराता है, बोली कि नहीं बोली? तो मुख्य क्या हो गया, कहाँ से क्वेश्चन आया? किताब से। और किताब से लड़की, कुछ लड़की सब जो है याद नहीं करती है, ठीक है। तो याद, कुछ लड़का भी है जो याद नहीं करता। हाँ भाई, सुजीत भी बोल रहा है, खड़ा होकर मुंह ताकने लगता है। तो मुंह देखने से तैयारी नहीं होता है। अब मैट्रिक में चला गया है, पढ़ोगे तो अच्छा से लिख पाओगे, और नहीं गेस पेपर चीटो फाड़ के कहाँ से ले जाता है? तो गेस पेपर से। जो ले जाएगा वो टकराएगा ही नहीं। अंत में घूम फिर के जो किताब पढ़ के जाता है जो बच्चा, वही बना पाता है। अभी बोलिए अंदाजे से बनाए, अंदाज से कितना सही कर सकते हो? यहाँ ऑब्जेक्टिव जो बन रहा है, ऑब्जेक्टिव नंबर 1 कहेंगे, जब कहेगा कि जब प्रकाश, देखो ऐसे पूछेगा, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन? अब ऑप्शन ए लगा देगा, ऑप्शन ए कहेगा I बड़ा R से, ठीक है। ऑप्शन बी लगा दिया R बड़ा I से। ऑप्शन सी लगा दिया I जो है वो R के बराबर है, और ऑप्शन डी लगा दिया इनमें से कोई नहीं। मान लो कि लिख दिया इनमें से कोई नहीं। अब बताओ बच्चों, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें कौन सा कथन सत्य है? पहला हुआ था इसमें जो है ना, I बड़ा है किससे? R से। I बड़ा है ना R से, हाँ। तो I क्यों बड़ा है? क्योंकि ये जिस एंगल से आ रहा था ना, वो एंगल वहाँ जाके छोटा हो गया। जब एंगल में, जब ये कांच में प्रवेश किया तो ये अभिलंब की तरफ झुक गया। इसका मतलब कोण, जिस कोण से ये प्रकाश आ रहा था उस कोण में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, यानी कि छोटा हो गया। अब ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल सेम था, लेकिन जैसे ही ये प्रकाश आया तो एंगल इसका मुड़ गया ना। अगर उसी एंगल से चला जाता तब ना बराबर होता दोनों। लेकिन ये प्रकाश यहाँ से झुका, किस तरफ झुका? अभिलंब के तरफ झुका। तो अभिलंब के तरफ जो झुकेगा तो क्या होगा? इसका मतलब कोण छोटा हो जाएगा। तो I बड़ा और R क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। किसी को दिक्कत है? देखो इस टाइप से सवाल पूछता है वहाँ, तो बच्चे पढ़ के देखो। इसलिए एक एक टॉपिक हम बता रहे हैं। एक एक टॉपिक बताने का मतलब है कि 80 नंबर ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें से 40 बनाना है। तो पढ़ के जाएंगे हर एक टॉपिक को, तभी ना बना पाएंगे, कि रटने से तो नहीं होगा। अब यहाँ इस टाइप का जो भी प्रश्न पूछेगा तो आएगा कि नहीं आएगा? बना लेंगे ना, कि छोड़ के आएंगे? इस टाइप का सवाल बना के आएंगे, क्योंकि यहाँ जानकारी है कि देखना है ये कि जब विरल माध्यम से, लिखा रहना चाहिए जब विरल से सघन में जा रहा है। विरल से कहाँ जा रहा है? तो I बड़ा होगा, R छोटा होगा। लेकिन इसी में प्रश्न 2 अगर यहाँ पे हम चेंज कर दें कि सघन माध्यम से जब विरल में जाएगा, देखो हम प्रश्न यहाँ से चेंज कर दिए, यहीं से चेंज कर दिए कि सघन माध्यम से कहाँ जाएगा? विरल में जब जाएगा, विरल माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन मतलब सही होगा? अब इसका देखो, अब तो चेंज हो जाएगा। अब ऑप्शन इसी में से हम लेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, है कि नहीं? अब हमारा R ये बड़ा हो जाता, देखो ये छोटा कोण है, R बड़ा कोण है कि नहीं?
दो प्रश्न यहाँ से हम हल किए कि नहीं किए? 2 प्रश्न हल कर लिए। कैसा प्रश्न हल किए? लघु नहीं किए हैं, अति लघु नहीं किए हैं, ये ऑब्जेक्टिव हल किए हैं। ठीक है, तो टॉपिक पढ़ने से अति, लघु और दीर्घ तीनों हल होता है। अति हो गया, लघु हो गया, दीर्घ हो गया और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब चारों टाइप हमें अध्ययन करने से निकलता है। एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक अगर हम लोग अध्ययन इस तरह से करें तो फिर हमें कहीं दिक्कत होगा ही नहीं, बशर्ते पढ़ना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है, इसलिए हम अभी गति में नहीं आए हैं। गति में नहीं हम आते हैं, गति में हम पढ़ाते भी नहीं। हम एक एक टॉपिक इसलिए पढ़ाते हैं कि बच्चे को एक एक टॉपिक दिमाग में बस जाए, क्योंकि जितना रिमेम्बरिंग यहाँ अपने आप में हो जाएगा, पढ़ाने से हो जाएगा, वो रटने से नहीं होता है ना। रटने का मतलब है अभी याद किए कल भूल जाएंगे, समझ लेंगे, डायग्राम से समझा रहा है, चित्र के माध्यम से समझ। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? कल भी दिक्कत नहीं था, कल भी तो नहीं दिक्कत था ना, लेकिन जवाब में आज दिक्कत हो गया। सुजीत कुमार, जवाब में दिक्कत हो गया। अभी तो दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब पूछें तो उस टाइम में दिक्कत नहीं होना चाहिए, जवाब आना चाहिए। कोई दिक्कत मिटा दें? जी सर। चलिए, उसके बाद है यहाँ कहेगा कि आयताकार कांच की सिल्ली में प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाइए। ठीक है, अब यहाँ कहेगा, क्वेश्चन एक पूछ देगा इस टाइप से कि आयताकार कांच की सिल्ली में, कैसा प्रश्न रहेगा? आयताकार कांच की सिल्ली में, आयताकार कांच की सिल्ली में प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाइए। क्या कहेगा? प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाइए, प्रकाश के अपवर्तन को, ऐसा कहेगा। आयताकार कांच की सिल्ली में प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाइए। तो यही है हमारा, यहां से एक और प्रश्न आ गया। आयताकार है कि नहीं कांच का सिल्ली? है ना, कांच का सिल्ली है और प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाना है। तो इसी का चित्र के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन को सचित्र समझाइए, ऐसे भी कहेगा। प्रकाश के अपवर्तन को क्या कहेगा? सचित्र समझाएं, सचित्र। अब इसी तरह का लिख करके समझा देंगे, है ना, ये समझाना ही हुआ। अभी जो बात दोनों निकाले हैं यहाँ से, ये क्या है? आयताकार। पहले तो ये डायग्राम बना लेंगे और उसके बाद ये नीचे में 2 पॉइंट लिख देंगे। कोई दिक्कत? इसमें एक और पॉइंट लिखाएगा, 2 पॉइंट और आएगा समझाने के लिए कहेगा। तो ये कहेंगे कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में आती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है, लेकिन जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में पुनः जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, वो पॉइंट हो गया 2 गो, और 2 गो पॉइंट अभी जो समझाएं सो हो गया। यानी कि सचित्र हम इसको समझा दिए। समझ में आ रहा बात? जी सर। तो समझ के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, रटाना तो हम लोग को है कि भाई लिखा देंगे, डायरेक्ट रटा भी देंगे, लेकिन आगे चल के कोई फायदा नहीं होगा। एग्जाम पास करने के लिए उतना काफ़ी है कि नहीं, लेकिन लाइफ में फिर आगे जब बढ़ेंगे तो फिर समझ में आएगा कि कुछ पढ़ के ही नहीं आया, कुछ समझ के ही नहीं आया, है ना। कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? नहीं सर। नहीं दिक्कत है। चलो, आप फिर अगला टॉपिक जो है वो है पार्श्विक विस्थापन। क्या है? पार्श्विक विस्थापन। क्या अगला टॉपिक? पार्श्विक विस्थापन। चलो, पार्श्विक विस्थापन देखते हैं। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है? विस्थापन का मतलब 9वीं में ही पढ़ाए थे, 9वां में पढ़ाया गया था। विस्थापन का मतलब होता है कि एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी, है ना।
जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में दूरी तय करता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन। हाँ, विस्थापन। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? विस्थापन। लेकिन यहाँ पे पार्श्विक विस्थापन बताना है। क्या बताना है? पार्श्विक विस्थापन बताना है। चलो पार्श्विक विस्थापन में देखो, पहले तो एक आयताकार, इसमें भी जो है ना चित्र बना लेते हैं, डायग्राम इस तरह से आयताकार, आयताकार ही बना लिए। उसके बाद जो है इसका नाम दे देते हैं ABCD। अगर चित्र के माध्यम से कहेगा तो सीधे ये कह दे कि पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। क्या कह देगा? पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो होता है ना लांबिक दूरी, वो अभी हम डायग्राम से बताते हैं कौन आपतित किरण है और कौन सा निर्गत किरण है। ठीक है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो होता है लांबिक दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो है जैसे कि ये प्रकाश हम ऐसे आपतित यहाँ पे डाले, ये प्रकाश आ रही है कहाँ से? विरल माध्यम से। ये प्रकाश है, ये क्या है? प्रकाश है। माध्यम कौन सा है बाबू? माध्यम नहीं माध्यम जो लिखना ही है, इसको छोड़ना नहीं है। माध्यम कौन सा है? माध्यम विरल है। माध्यम कौन सा है? माध्यम मतलब समझा दिए थे, माध्यम हमेशा प्रकाश जो होता है ना, माध्यम बदलते रहता है कि नहीं? प्रकाश जो होता है हमेशा माध्यम क्या होता है? चेंज करते रहता है, कभी मोटा परत से पतला परत में, पतला से मोटा में, है कि नहीं? तो माध्यम बदलने के कारण ही हमें कई बार जो है ना वायुमंडलीय अपवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि धूप को कपकपाते हुए देखा होगा, है कि नहीं? जैसे कि सूर्य को चमकते हुए देखता है, टिमटिमाते हुए देखता है कि नहीं? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो विरल से सघन में आ रहा है, कहाँ आ रहा है? विरल से सघन में। तो ये डायरेक्शन क्या है कि ये जिस डायरेक्शन में आ रहा है तो इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, है कि नहीं? इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रकाश को इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए था ना। लेकिन प्रकाश अपना दिशा क्या करता है बाबू? यहाँ से मोड़ लेता है। प्रकाश अपना दिशा क्या करता है? बदल लेता है। यहाँ से प्रकाश अपना दिशा को इसे बदल देता है। ठीक है, क्योंकि ये सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम है ये? सघन माध्यम है ये। तो सघन माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो प्रकाश अपने दिशा में क्या करता है? परिवर्तन ले आता है कि नहीं? और परिवर्तन के कारण उसका दिशा बदल जाता है। तो प्रकाश इस तरह से आया, यहाँ से डायरेक्शन इसका चेंज हो गया। फिर जब ये निकलेगा, जब बाहर, तो बाहर निकलेगा तो जिस डायरेक्शन में ये है उस डायरेक्शन में न होकर के डायरेक्शन क्या करेगा? ये चेंज कर लेगा। डायरेक्शन क्या करेगा? ये चेंज कर लेगा। ये इस तरह से डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका? चेंज। तो ये लग रहा है कि इस तरह से प्रकाश ऐसे आ रहा है कि नहीं? ऐसे नहीं लग रहा है बाबू? प्रकाश इसी तरह न लग रहा आया है पीछे से। अगर इसका हम डायरेक्शन अगर आगे मिलाते हैं तो हमें लग रहा है कि प्रकाश ऐसे आ रहा है कि नहीं? प्रकाश यहाँ से आ रहा है सीधा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसमें ये जो प्रकाश इधर आया, ठीक है, इस तरह से जो प्रकाश आया, तो ये कौन सा माध्यम है? विरल में फिर आ गया। ये सघन से फिर कहाँ आ गया? विरल में आ गया, विरल माध्यम में आ गया। अब ये हो गया, ये आपतित किरण है। ये कौन सा किरण है? ये आपतित किरण है। जो प्रकाश आती है ना, आपतित किरण, जो प्रकाश आ रही है, प्रकाश की किरण, आने वाले प्रकाश की किरणों को क्या कहते हैं? आपतित कहते हैं। और ये जो किरण यहाँ अंदर में है, ये परावर्तित किरण है। और फिर ये जो निकला ना किरण, इसी किरण को नाम दे देते हैं निर्गत। क्या नाम दे देते हैं? निर्गत किरण नाम दे देते हैं। ठीक है, तो आपतित किरण तो यहाँ से ऐसे आ रहा डायरेक्शन, तो इसको भी आपतित ही कहेंगे। इसको भी क्या कहेंगे? आपतित किरण ही ना कहेंगे। अब ये ऐसे आया, तो इसी दोनों के बीच में जो ये लांबिक दूरी दिखाई दे रहा है, तो इसी लांबिक दूरी को बाबू हम लोग कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आया? हाँ, पार्श्विक विस्थापन तो कहेंगे आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच। कैसे समझेंगे? देखो चित्र से ही समझ में आ जाएगा, परिभाषा भी लिखा जाएगा। आपतित किरण और निर्गत किरण,
आपतित किरण और ये जो आपतित किरण है सो, और ये जो निर्गत किरण है सो, ये दोनों के बीच जो लांबिक दूरी है, विस्थापन है, ठीक है, लांबिक दूरी को ही हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? तो हम आपतित किरण और निर्गत किरण कौन है सो पहचान लो। निर्गत किरण ये है और आपतित किरण ये है। ये दोनों के बीच में जो लांबिक दूरी है ना, तो इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? पार्श्विक विस्थापन। तो प्रश्न बन के आ जाता है हम लोग को कि पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? क्या क्वेश्चन बन के आ गया? पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न बन के आ गया। तो इसका परिभाषा कर लेंगे। क्या करेंगे परिभाषा क्या करेंगे? आपतित किरण और निर्गत किरण। आपतित किरण, ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लांबिक दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। कोई दिक्कत आ जाएगा? ठीक, इसका आंसर कर लेते हैं यहीं पर। आपतित किरण और निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लांबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन, लांबिक दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी को प्रॉब्लम नहीं है? कोई दिक्कत है? नहीं है। तो इसको पढ़ लेना है। ठीक है, क्या कर लेना है? पढ़ लेना है। पार्श्विक विस्थापन किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक क्या है, या अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? अपवर्तनांक क्या है या अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? देखो, अपवर्तनांक का जो परिभाषा होगा, अपवर्तनांक निकालने के लिए जो इसका परिभाषा है, या अपवर्तनांक पूछता भी है, निकालना भी होता है। इसमें सवाल में भी पूछा जाता है कि अपवर्तनांक क्या होगा बताइए। तो अपवर्तनांक जो होता है, कहेंगे शून्य में प्रकाश की चाल। क्या कहेंगे? इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है, शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। कोई दिक्कत? अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है, ऐसे भी लिखाता है,
वर्तनांक बराबर 0 में प्रकाश की चाल बट्टा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल आपेक्षिक अपवर्तनांक है ना। कल अपवर्तनांक पढ़ लिए थे ना। अपवर्तनांक पर कुछ बातें रह गया है, कुछ समझाना रह गया है जिसको समझ लेना है, ठीक है। अपवर्तनांक जो है किसी भी पदार्थ का कैसे निकाला जाएगा, कल बताए थे ना इसका फॉर्मूला, और कहे थे इस पर कुछ और बातें होगी, है कि नहीं। अपवर्तनांक किसी भी पदार्थ का पूछेगा तो अपवर्तनांक का क्या परिभाषा बताए थे कि निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है। कहे थे ना, क्या कहे थे, अपवर्तनांक निकालने के लिए अपवर्तनांक निकालना हो किसी भी पदार्थ का तो निर्वात से तुलना किया जाता है बाबू। किससे किया जाता है, तो निर्वात में लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और बट्टा उस माध्यम में मतलब जिस माध्यम का निकालना होगा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। क्या इसलिए तो बुझने नहीं आता है, बहुत की पढ़ते हो लेकिन बुझने ही नहीं आता। निर्वात, शून्य, हवा, ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है, सब एक ही बात है। आप किताब में देखते हो कि शून्य लिखा हुआ है तो शून्य ही होना चाहिए, तो इसको रटुआ कहते हैं ना, रटुआ नहीं ना बनना है। निर्वात कहें वायु में प्रकाश की चाल कर सकते हैं, शून्य में प्रकाश की चाल कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ शून्य भी लिखना चाहते हो तो शून्य ही लिखो, किताब में देख रहे हो कि शून्य लिखा हुआ है तो शून्य ही लिख लो, शून्य में प्रकाश की चाल। शून्य क्या है, शून्य तो वायु ही है, हाँ, निर्वात ही है। तो शून्य में प्रकाश की चाल और बट्टा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम का मतलब जिस माध्यम का निकाल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर पूछ दे कि पानी का अपवर्तनांक कितना होगा, पूछ सकता है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होगा, पूछ सकता है कि तारपीन का तेल का अपवर्तनांक कितना होगा, ठीक है। तो जिसका अपवर्तनांक पूछेगा उसको वायु से, शून्य से क्या करना होगा, जो निर्वात है, जो वायु है, वायु में प्रकाश की चाल से तुलना करना होगा। जैसे ऊपर में लिखा हुआ है ना, तो शून्य में प्रकाश की चाल यानी कि वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, अब बट्टा उस माध्यम में जिस माध्यम का निकालना है। जैसे कांच का निकालना तो कांच का लिखेंगे, पानी क्या कहता है, पानी का निकालना होगा तो पानी का, है कि नहीं। तो जिसका निकालना होगा उसको नीचे में रखेंगे और सभी को कंपेयर करेंगे किससे, शून्य में प्रकाश की चाल से, तब जाके क्या निकल जाएगा, अपवर्तनांक निकल जाएगा, ठीक है। क्या निकल जाएगा, अपवर्तनांक निकल जाएगा। क्या कोई दिक्कत, चलो। जैसे कि अगर पूछ दे कि पानी का अपवर्तनांक कितना होगा, पानी का अपवर्तनांक, तो पानी का अपवर्तनांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, शून्य में प्रकाश की चाल, तो शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, और बट्टा में क्या लिखेंगे, उस माध्यम में, तो उस माध्यम मतलब पानी का, तो पानी का कितना होता है, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यही ना, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पर क्या करना है, 3 जीरो से 3 जीरो को हटा देना है, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो को क्या करना है,
अब ये भी किलोमीटर प्रति सेकंड, ये भी हट जाएगा, तो बच गया 300 और नीचे में 225। 5 से कट जाएगा तो 60 आ गया, और 5 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 45 आएगा ना। फिर 15 से 15 तिया और 15 चौका, तो 4 बट्टा कितना आया, 3। 4 में 3 से भाग लगा देंगे, 4 में 3 से क्या लगा देंगे, तो 4 3 एकम 3, तो 1 आ गया 0.3 तिया 9, फिर 1 आया, इस तरह से 3 3 क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो 1.33 इसका जो है पानी का बर्तनांक याद रखना है कि 1 पॉइंट क्या होता है, 33 होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में जो है ये प्रश्न पूछा जाता है कि पानी का बर्तनांक कितना होता है। ऑब्जेक्टिव में ये सब जो बता रहे हैं ये सब फालतू का नहीं है, एक एक टॉपिक तुम्हारा जो है ना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव अगर कहीं से आता है तो यही सब बात से, यही सब पढ़ाने से ही वहीं से निकलता है, जैसे अभी हम बता रहे हैं। तो पूछेगा कि पानी का बर्तनांक कितना होता है, तो हमें क्या याद रखना है, इतना, ये कहानी याद नहीं रखना है, हमें बस इतना याद रखना है कि 1.33 होता है। बहुत बच्चे को लगेगा कि पानी का बर्तनांक पूछेगा तो इतना कुछ करना होगा, तो इतना कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्टिव में इतना कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, तो पानी का बर्तनांक निकालने के लिए कहेगा कि पानी का अपवर्तनांक जो है 1.33 से आप क्या समझते हैं, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इसका क्या तात्पर्य है, ऐसे अगर पूछेगा तो फिर हम उसको बताएंगे कि शून्य में प्रकाश की चाल और पानी में प्रकाश की चाल के अनुपात जो होता है वो 1.33 होता है। समझ में आया? तब उसका विश्लेषण देंगे, तब उसका व्याख्या करेंगे। अगर सीधे ऑब्जेक्टिव में हमसे पूछता है कि पानी का बर्तनांक कितना होता है तो हमें बस इतना ही याद रखना है, 1.33। बहुत ही मुख्य है, बहुत ही ये मुख्य है। ठीक है, हाँ, बहुत भी आए हैं। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है। ठीक है, तो अब बर्तनांक सबका दिया हुआ है, अब बर्तनांक का टेबल ही दिया हुआ है, इस टेबल को याद रखोगे, इस टेबल से हमें ऑब्जेक्टिव का फ़ायदा होगा। अगर ये टेबल हम याद रखते हैं तो अगर यहीं से ऑब्जेक्टिव बनेगा, यहीं से क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? पूछेगा कि पानी का अपवर्तनांक 1.33, ऐसे भी प्रश्न पूछेगा। देखो लघु में पूछ देगा, लघु में पूछ देगा कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इससे इसका क्या तात्पर्य है, ऐसे पूछ देगा प्रश्न। पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या तात्पर्य है, ऐसे पूछ देगा। ठीक है, ये पूछा, अगर इस टाइप का पूछता है तो ये 2 नंबर से पूछता है, लघु से पूछा जाता है। लघु उत्तरीय जो प्रश्न होता है ना, तो उससे इस तरह से पूछेगा। ठीक है, तो कहेंगे, इसका जवाब जो देंगे, पानी में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल का क्या होता है, 1/1.33, या कहेंगे 1 दशमलव क्या होता है, 33 होता है, 1.33 या 4 बट्टा क्या होता है, 3 होता है। बस इसका जवाब इतना ही देंगे। समझ में आ रहा है बात? हाँ, कोई दिक्कत है? यहाँ से किसी को दिक्कत है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में? नहीं सर। सब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा। ठीक है, पानी का पूछ दिया। वायु का जो अपवर्तनांक होता है ना बाबू, वायु का जो अपवर्तनांक होता है पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ बता रहे हैं। वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक 1.0003 होता है। मतलब क्या कि 1 से थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है। थोड़ा सा क्यों कहे, क्योंकि 3 जीरो के बाद, ये 3 जीरो लगने के बाद तब 3 आया है ना, दशमलव के बाद 3 जीरो लगने के बाद आया है, मतलब 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है कि नहीं,
वायु का अपवर्तनांक होता है 1.33। तो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में वहाँ कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, तो इसे हमें याद रखना पड़ेगा, तब जाके हम ऑब्जेक्टिव का एक नंबर ले पाएंगे। ठीक है, और नहीं तो अभी एग्ज़ाम चल रहा है, अभी एग्ज़ाम में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो नहीं पढ़ाया गया है, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है उसमें, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो बच्चे ये कहें कि संस्था में नहीं पढ़ाया हुआ या नहीं पढ़ाया गया। इस टाइप का प्रश्न को A to Z लड़ रहा है, A to Z टकरा रहा है, वहाँ से बच्चे को एक एक क्वेश्चन पढ़ाया गया था कि इस हिसाब से पूछेगा, ऐसे ही जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई ऐसे ही होता है यहाँ। एक भी बच्चा जो अगर अच्छा से पढ़ लिया तो हम दावा करते हैं कि सेंचुरी मार के आएगा। 100 का 100 मार्क्स के हिसाब से पढ़ाया जाता है। ये नहीं कहा जाता है कि ऐसे दिए हैं तो 80 लाओगे, 90। हम 90 का दावा नहीं करते हैं, हम 100 का दावा करते हैं कि बच्चे पढ़ के यहाँ से जाए तो वो 100 का 100 ला सकता है, 99 नहीं हो सकता, 100 का 100 जवाब देगा यहाँ से, क्योंकि प्रश्न ही यही किताबें से उठता है। इसलिए हम किताब को बड़ी आराम से पढ़ाते हैं, समझा के पढ़ाते हैं, ताकि बच्चा जो है ना अधिक से अधिक नंबर, अधिक से अधिक लाभ यहाँ से उठाए। ठीक, गेस पेपर ऑप्शनली है, जो कि बाद में जो बच्चा नहीं पढ़ा है वो सब के लिए, जो सालों भर खर्चा करके पढ़े, बुक पढ़े, या फिर गेस पेपर पर डिपेंड हो जाना, ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है। किसी को दिक्कत है यहाँ से? तो यहाँ से दिक्कत नहीं है। तो ये वायु का अपवर्तनांक और हीरे का अपवर्तनांक, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है पता है? 2.42 होता है। ये सभी, ये जितने भी हम बताए हैं, जितना भी, इसको हम यही कह सकते हैं कि मोस्ट VVI है, यही सब रहता ही है। ये मोस्ट VVI लेके ही चलो, इसको मोस्ट VVI टॉपिक में डाल लेना। ये इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट है, 100% इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न कोई बोर्ड का हार्ड नहीं होता है, प्रश्न इतना इजी है जो एक अच्छा स्टूडेंट जो है ना 3 घंटा तक एग्जाम नहीं दे सकता है। 1.5 घंटा बहुत ले लिया एग्जाम में तो 1.5 घंटा लेगा, 1.5 घंटा में पूरा पेपर कर लेगा, आराम से कर लेगा, इतना इजी क्वेश्चन। बट पढ़ना पड़ता है उसके लिए, ऐसे किसी खेल नहीं है। अगर इजी क्वेश्चन भी दिया है तो वैसे ही बच्चा को इजी लगेगा जो पढ़ के गया है। अब जो कभी पढ़ाई नहीं है उसको तो इजी लगेगा ही नहीं, लगेगा बहुत हार्ड क्वेश्चन दे दिया गया है कि नहीं। पढ़ने वाले के लिए बहुत आसान है, हम लोगों के लिए जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं तो उस देखते हैं तो लगता है बहुत इजी है, बहुत इजी है। जो थोड़ा सा भी जो बच्चा मेहनत किया होगा वो भी बनाएगा, और जो काफ़ी मेहनत किया हो तो बनाएगा ही बनाएगा। इसलिए पढ़ो, मन से पढ़ो, यही काम आएगा। किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, आगे बढ़ें। ये जो अपवर्तनांक का टेबल है ना, ये जो अपवर्तनांक का टेबल दिया हुआ है, कुछ पदार्थों का अपवर्तनांक दिया हुआ है ना बच्चों, इसको याद कर लेना। इतना एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है, ऐसे भी पूछता है, पूछा ऐसे भी जाएगा कि पानी का अपवर्तनांक 1 से ज़्यादा होता है या 1 से कम होता है। प्रश्न देखो यहीं से घूमता है, प्रश्न यहीं से टर्न ओवर करता है कि नहीं। बच्चे को कैसे, बच्चा तो सीधा याद रखेगा कि वायु का अपवर्तनांक 1.33330 होता है, 1.003 होता है, ठीक है, 1.0003 होता है। लेकिन प्रश्न कैसे घुमाता है पता है बोर्ड? प्रश्न ऐसे घुमाएगा, पानी का अपवर्तनांक ऐसे घुमाएगा, पानी का अपवर्तनांक होता है, पानी का अपवर्तनांक होता है, यहाँ लिख देगा 1 से कम, 1 से लिख देगा 1 से ज़्यादा, 1 से पूछ देगा 1 के बराबर, 1 के बराबर, और डी में लिख देगा कोई नहीं। मान लो लिख दिया क्या? कोई नहीं। ठीक है, अब इसका क्या सही जवाब होगा?
इसका सही जवाब होगा 1 से ज़्यादा, क्योंकि 1.0003 है, इसका मतलब 1 से क्या है, ये ज़्यादा है। ठीक है, अब इस प्रकार का बच्चों बताओ, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ से अगर पूछे तो क्या बता पाएंगे? 100% बता पाएंगे। ठीक है, तो यहीं से पूछता है कि हीरे का अपवर्तनांक 2 से कम होता है या 2 से ज़्यादा होता है। इस तरह से पलट सकता है क्वेश्चन को। ठीक है, या सीधे पूछ सकता है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, पूछ सकता है कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, ऐसे भी पूछ सकता है, कम या ज़्यादा करके भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को अच्छा से स्टडी करो, और अध्ययन से ही हर चीज़ संभव है कि नहीं? अध्ययन अच्छा रहेगा शुरू से तो मार्क्स ये सब लाना 400, 450, 500, 470, 480 ये सब नंबर जो है ना, लाना बहुत आसान है, बशर्ते थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है कुछ करने के लिए। आपेक्षिक अपवर्तनांक, आपेक्षिक अपवर्तनांक है। उसके बाद इसको आपेक्षिक अपवर्तनांक मतलब हो गया दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। तो दो माध्यमों के निरपेक्ष, तो दो को माध्यम हो गया, कोई भी वायु ले लो, पानी ले लो, ठीक है, दो माध्यम हो गया, और उनके बीच जो अनुपात होता है, अनुपात में जितना वैल्यू होता है ना, जो वैल्यू निकलता है, जैसे बैठाने के बाद जो वैल्यू निकलता है उसी को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है, जो वैल्यू आता है, जैसे कि दो माध्यमों के बीच जो हम अनुपात करते हैं ना, अनुपात जो करते हैं और उससे जो हमें निष्कर्ष निकलता है, जो परिणाम आता है, उसी को कहा जाता है आपेक्षिक अपवर्तनांक। जैसे कि मान लो कि यदि माध्यम 1 और माध्यम 2 के निरपेक्ष, माध्यम 1 और माध्यम 2, देखो बच्चों सुनो, आपेक्षिक अपवर्तनांक जो है दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। ये समझ गए कि कोई भी दो माध्यम रहेगा, कोई भी क्या रहेगा, दो माध्यम रहेगा, और दोनों माध्यम का जो अनुपात निकलेगा, ठीक है, दोनों माध्यम का क्या निकलेगा, कोई अनुपात अगर निकलता, कोई वैल्यू निकलता है, तो सही क्या कहा जाता है, आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। जैसे कि मान लो कि कहा यदि माध्यम 1, कोई भी माध्यम 1 पहला, जैसे वायु को ही माध्यम 1 मान लेते हैं, माध्यम 2 जैसे मान लो पानी मान लिए या कांच मान लिए, ठीक है, तो माध्यम 1 और माध्यम 2 के निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम किससे डिनोट करते हैं, माध्यम 1 को N1 से, माध्यम 2 को N2 से। तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अगर कहेगा अपवर्तनांक निकालिए, ठीक है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, ठीक है, अपवर्तनांक निकालने के लिए कहेगा तो उसे हम पहले क्या सूचित करेंगे, N21 यानी कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष। इसको N21 नहीं पढ़ा जाएगा। बहुत बच्चे यहाँ पर कहते हैं कि N21 लिखा हुआ है, जबकि ये N21 नहीं है, ठीक है। तो इसे हम किस तरह से सूचित करेंगे, N21 बराबर N2 बट्टा N1। कहने का मतलब क्या हो गया, माध्यम 2 का अनुपात किससे, माध्यम 1 से। अगर माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछ रहा है तो हमें लिखना है N21, क्या लिखना है, N यहाँ पर क्या, दूसरा माध्यम पहला माध्यम, दूसरा माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष निकालना है तो N21 लिखेंगे, दूसरा का पहले के सापेक्ष निकालना है तो दूसरा का, तो दूसरा पहले आएगा, पहला बाद में, तो दूसरा को ऊपर में, जिसका पहले है उसको ऊपर में रखेंगे और दूसरा का कहाँ रखेंगे, नीचे में, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, आपेक्षिक अपवर्तनांक निकल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। आपेक्षिक अपवर्तनांक का वैल्यू कितना होता है तो ये वहाँ पे दर्शा देना है, ठीक है। वैसे ये भी नहीं है लेकिन बता दिए, कोई दिक्कत, ज्ञान कहीं से भी कोई खराब नहीं होता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ना है, पढ़ना सभी को है कि नहीं। नॉलेज तो सभी चीज़ का रखना है, सभी टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। अब है अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम जानते हो, अपवर्तन के नियम
अपवर्तन के नियम। ठीक है, परावर्तन का नियम पढ़े थे ना, अब अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों अगला टॉपिक क्या है? अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। अपवर्तन के 2 नियम है। ठीक है, अपवर्तन के प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा? प्रश्न जो हम लोगों से पूछा जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, ऐसा प्रश्न रहेगा। हमारा प्रश्न किस तरह का रहेगा? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो हमें क्या करना है? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। पहला क्या है? पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। मतलब जो किरण आ रही है सो और जो किरण बदल रही है सो। ठीक है, अपवर्तित का मतलब किरण क्या होती है? बदल देता है, दिशा परिवर्तन करता है। तो आपतित मतलब जो किरण आ रही है, जैसे सतह यहाँ पर बना के, जैसे ये कोई पानी है तो ये किरण आ रही है ना, तो ये आपतित किरण हो गया। और ये जो यहाँ से जैसे अभिलंब हम खड़ा करते हैं तो यहाँ से क्या होता है? दिशा इस दिशा में न जाकर के दिशा को क्या करता है? परिवर्तन कर लेता है। तो ये अपवर्तित किरण हो गया। ठीक है, तो इसलिए कहा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। अभिलंब खींचे ना जी, अभिलंब खींचे तो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों कहाँ है? एक ही समतल में ना है। हाँ, तीनों एक ही समतल में है। तो पहला नियम ये हो गया। किसी को दिक्कत? तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बार बार पूछो, 1000 बार पूछो, लेकिन समझ के जाओ। ठीक है। दूसरा नियम क्या है कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात जो होता है ना, एक नियतांक होता है। ठीक है, का अनुपात क्या होता है? अब यहाँ पर बच्चों ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि जया क्या है सर। ठीक है, तो आपतन कोण की जया, जो ये आई है ना आपतन कोण, जो अभिलंब से बना है, और जो अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण यानी कि जो ये बदला है, ये आर है, इसी को जया कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? जया कहते हैं। इसको साइन लगा करके निकाला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। नियतांक मतलब कांस्टेंट, जो बदलता नहीं है। ठीक है, ये दोनों का मान बदलता नहीं है, एक नियत होता है। जैसे कि कोई भी वैल्यू लेते जाएं तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग वैल्यू आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, एक नियत वैल्यू आएगा। है कि नहीं? कोई दिक्कत? किसी तरह का परेशानी नहीं ना है? तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको लास्ट में ये लिख देंगे कि इसको ऐसे लिखेंगे, साइन आई बट्टा साइन आर। साइन आई बट्टा साइन आर क्या होता है? एक नियतांक होता है। इसको लिखना है, एक नियतांक होता है। कोई दिक्कत? साइन आई बट्टा साइन आर, ये दोनों का वैल्यू जब भी आएगा एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, एक क्या होगा? नियत आएगा। नियत मतलब फिक्स आएगा, है कि नहीं? बदलेगा नहीं। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है तो नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो रोक दो, 1 मिनट रुक जाओ, वो वीडियो कट जाएगा। देखो, इसमें एक और इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है, एक टाइप से और प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा, स्नेल का नियम क्या है। ठीक है, इसमें जो प्रश्न एक और निकल के आएगा, एक और प्रश्न निकल के आएगा, स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुआ। स्नेल का नियम क्या है? स्नेल कौन थे पता है?
हाँ, भौतिकविद थे, इन्होंने ही बताया था। ये जो दूसरा देख रहे हो ना, ये जो दूसरा है नियम अपवर्तन का, इन्होंने ही बताया था। ठीक है, स्नेल साहब ही बताए थे। तो इसलिए तो कहा जाता है स्नेल का नियम क्या है, मतलब क्या, स्नेल साहब कौन सा नियम दिए? तो स्नेल साहब कहे थे कि ये जो दूसरा वाला नियम है, यही इसका आंसर हो गया। किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। ये किसने कहा था? ये स्नेल ने कहा था। ठीक है, इसलिए पूछे कि स्नेल का नियम क्या है, तो बस इसको लिख देना है। क्लियर? एम आई राइट? चलो आप नोट कर लो। बच्चों कल का टॉपिक क्या होगा हमारा? प्रिज्म होगा। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिज्म पर। प्रिज्म से बहुत सारा प्रश्न आता है। ठीक है, प्रिज्म से क्या होता है? बहुत सारा प्रश्न आता है। इसलिए इस क्लास को, प्रिज्म वाले जो क्लास होगा कल का, उसे मिस नहीं करना है। ठीक है, और नहीं तो बहुत हानि में चले जाओगे, बहुत लॉस करेगा। प्रिज्म का जो नहीं जानोगे, प्रिज्म का डायग्राम पूछता है, प्रिज्म का सचित्र व्याख्या कहेगा करने के लिए। ठीक है, प्रिज्म से जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, लघु से लेकर के और जो है ऑब्जेक्टिव तक का प्रश्न तुम्हें यहाँ से बहुत सारा पूछा जाता है। ठीक, चलो।